आज के टाइम पे ईवी गाड़ियों का ट्रेंड बढ़ रहा है। अगर हम रोड पे देखते हैं तो हमको बहुत सारे टू व्हीलर्स ईवी के अंदर दिखाई देते हैं, बहुत सारी गाड़ियां ईवी के अंदर दिखाई देती है, पर बहुत सारे लोग डर रहे हैं क्या हमको ईवी लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। आज की वीडियो में हम समझेंगे पूरी ईवी इंडस्ट्री के बारे में और आपको ईवी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या प्रोज है क्या कॉन्स है और फ्यूचर क्या होने वाला है ईवी इंडस्ट्री का। Demand for electric vehicles is clearly growing. Electric vehicles, or EVs, are paving the way for the future of the automobile industry. The biggest vehicle manufacturers. Electric cars are the future. पिछले कुछ टाइम से शोर मचा हुआ है, टेस्ला इंडिया के अंदर आ रहा है। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि टेस्ला इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगाए, पर टेस्ला वाले चाहते हैं कि पहले इंडिया की मार्केट को टेस्ट कर लिया जाए, पहले बेचा जाए, देखा जाए कितनी डिमांड है, उसके हिसाब से ग्रो किया जाए। पर अभी रिसेंटली ऑफिशियल हो गया है कि टेस्ला इंडिया के अंदर आ रहा है, फैक्ट्री बना रहा है, गवर्नमेंट शायद इंसेंटिव्स देने वाली है। टेस्ला इतना बड़ा नाम क्यों है ईवी इंडस्ट्री के अंदर? क्योंकि टेस्ला लेके आया है ईवी रेवोल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज के बारे में बता दूं, जो ईवी गाड़ी है ना, वो नॉर्मल आपकी जो पेट्रोल वाली गाड़ी है उससे 60 साल पहले आ गई थी। 1830s के अंदर ईवी पहली गाड़ी बन चुकी थी। अगर हम पहली इलेक्ट्रिकल कार की बात करके चले तो उसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी भी नहीं थी। और बात यह है 1859 तक आते आते पहली रिचार्जेबल बैटरी बनी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को कुछ बूम मिल सकता था। पर तब तक जो आईसी इंजन थे वो बहुत आगे निकल चुके थे। ईवी का एक्चुअल डाउनफॉल शुरू हुआ 1912 से, जब पहला इलेक्ट्रिक स्टार्टर बनाया गया। हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन बनाई, जिसकी वजह से वो बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से गाड़ियां बना सकते थे। तो जो ईवी की प्रॉब्लम्स थी उसको आईसी इंजन खत्म कर पा रहा था। सबसे पहली चीज, उसमें पावर नहीं थी। इलेक्ट्रिकल स्टार्टिंग गाड़ियों के अंदर पावर नहीं होती थी। दूसरा, चार्जिंग टाइम बहुत ज्यादा था। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था रेंज एंजाइटी, मतलब गाड़ियां लंबे रूट पे आप नहीं ले जा सकते थे। तकरीबन 80 साल इंतजार करने के बाद 1990s के अंदर ईवी इंडस्ट्री को फिर से एक छोटा सा स्पार्क मिला। गवर्नमेंट ऑफ कैलिफोर्निया ने क्लीन एयर एजेंसी के बारे में बात करी, जहां पर फोकस होने वाला है जीरो एमिशन के बारे में, मतलब पॉल्यूशन नहीं होगा। यहां पर फिर से ईवी का जिक्र होना शुरू हुआ और सबसे पहले मौके पे चौका मारा जनरल मोटर्स ने। 1996 में इन्होंने अपनी ईवी गाड़ियों को लीज आउट करना शुरू किया। पर ईवी की जो प्रॉब्लम्स थी वो बरकरार थी। पावर नहीं थी, रेंज नहीं मिलती थी, चार्जिंग टाइम ज्यादा लगता था। इसके चक्कर में वो एक फ्लॉप रहा। 1997 के अंदर टोयोटा ने भी अपनी गाड़ी निकाली और 1997 से 2003 के बीच में उन्होंने 18,000 गाड़ियां बेची। पर ईवी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा बूम लेके आया वो था टेस्ला। 2003 के अंदर कंपनी स्टार्ट होती है और 2008 के अंदर वो अपनी पहली गाड़ी लॉन्च करती है $182,000 की। और इसने पूरे ईवी का पर्सपेक्टिव भी बदल दिया। जहां पर ईवी में ताकत नहीं होती थी, लॉन्ग रेंज नहीं होती थी, ये गाड़ी 4 सेकंड के अंदर 100 की स्पीड तक जा रही थी। टॉप स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर की थी और रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर तक की थी। और उस टाइम पे ये एक नया प्रोडक्ट था नए लोगों के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने इसको अडॉप्ट नहीं किया। 2012 तक इन्होंने सिर्फ 2500 गाड़ियां ही बेची थी, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट था लोटस कार्स के साथ में। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही 2012 के अंदर इन्होंने मॉडल एस निकाला, जिसने 4900 गाड़ियां बेची। और 2014 के अंदर आता है सबसे बड़ा ईवी रेवोल्यूशन, जहां पर इन्होंने मॉडल एक्स निकाला और इन्होंने 50,000 से ज्यादा गाड़ियां बेची। अगर हम ग्लोबल ईवी अडॉप्शन की बात करके चले तो टेस्ला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों को बिलीव कराने के लिए कि ईवी भी बहुत कुछ कर सकती है। दूसरी साइड पे अगर हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो ईवी को लेके इस टाइम पे बहुत ज्यादा फोकस है। उन्होंने 100% एफडीआई अलाउड कर दी है ईवी सेक्टर के अंदर। इनका टारगेट है 2030 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ले आएंगे पर्सनल और कमर्शियल व्हीकल के अंदर। अभी इंडिया 5th लार्जेस्ट ईवी मार्केट है और 2030 तक टारगेट है 3rd लार्जेस्ट ईवी मार्केट बनाने का। अभी के टाइम पे आप कह सकते हैं ईवी एक राइजिंग इंडस्ट्री है, कोई रेवोल्यूशन नहीं आ गया है ईवी के अंदर। मैं पर्सनली भी एक ईवी गाड़ी ओन करता हूं, तो मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताना चाहूंगा जो करेंटली ईवी इंडस्ट्री के अंदर है इंडिया के अंदर। सबसे पहली चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम। अब कई लोगों को लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम का मतलब है चार्जर्स नहीं है। मेरा मानना है चार्जर खाली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करके चलूं, कंपनी 419 किलोमीटर क्लेम करती है, मुझे 270-280 के आसपास की रियल एवरेज मिलती है। मैं एक दिन के अंदर 280 किलोमीटर से ज्यादा ड्राइव नहीं करता हूं। अगर मैं इसको अपने घर वाले चार्जर से चार्ज करता हूं तो मैं इसको 5 से 6 घंटे के अंदर चार्ज कर सकता हूं, और मैं बाहर से करूं तो मैं 0 to 100 50 मिनट्स में कर सकता हूं। तो अगर मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूं तो बीच में अगर मैं खाने के लिए रुकता हूं और मेरी बैटरी 0 भी हो जाती है तो भी मैं 50 मिनट के अंदर अपनी गाड़ी चार्ज कर सकता हूं, जो कि एक नॉर्मल टाइम होता है अगर हम रास्ते में कहीं पे खाने के लिए रुकते हैं ट्रेवल करते वक्त। और अगर अभी लेटेस्ट ईवी गाड़ियों की बात करके चले तो रेंज और बढ़ती जा रही है। तो ये रेंज वाला प्रॉब्लम नहीं है। मुझे क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है वो ये है, नॉलेज नहीं है अभी मार्केट के अंदर। मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आई थी, एक छोटा सा फॉल्ट को इतना बड़ा बना दिया गया और उसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया गया।
तो ये प्रॉब्लम है। हम कहते हैं ना कि अगर हमारी मारुति की गाड़ी खराब होती है, उसका स्पेयर पार्ट कहीं पे भी मिल जाता है, कोई भी मैकेनिक उसको रिपेयर कर देता है। इलेक्ट्रिक के साथ में ये चीज अभी के टाइम पे नहीं आई है, तो अभी वो मैकेनिक वाला इकोसिस्टम चाहिए होगा और फास्ट चार्जर्स तो चाहिए ही होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न मुझे क्या लग रहा है, लोग अभी डर रहे हैं ईवी में उतरने के लिए। उनको डर लग रहा है कि भाई फट जाएगी, आग लग जाएगी, ये हो जाएगा। तो उस कंसर्न को भी दूर करना पड़ेगा कंपनीज को। दूसरी साइड पे गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें कर रही है, सब्सिडी दे रही है, खासकर टू व्हीलर के अंदर बहुत ज्यादा सब्सिडी मिल रही है। अगर मैं इंडिया के अंदर ईवी के राइज की बात करके चलूँ तो कहीं ना कहीं टू व्हीलर एक्चुअल राइज लेके आएगा। कई लोगों को लगता है टाटा लेके आ रहा है। टाटा नो डाउट फोर व्हीलर के अंदर सबसे अच्छा रोल प्ले कर रहा है इंडिया के अंदर ईवी रेवोल्यूशन के अंदर, पर टू व्हीलर्स बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने भी आपके डिलीवरी वाले हैं जोमेटो वगैरह, वो सबके सब इसके ऊपर स्विच हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा कम लगती है। मैं अपनी गाड़ी की बात कर रहा हूं, 1 रुपए से कम पर किलोमीटर के ऊपर मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूं, जहां पर मुझे क्लेम्ड रेंज नहीं मिल रही है। मैं एसी के अंदर चलाता हूं, मैं एसयूवी चला रहा हूं। और अगर मैं टू व्हीलर के अंदर स्पेशली बात करके चलूं ओला इलेक्ट्रिक की, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इंडिया के अंदर ईवी रेवोल्यूशन के अंदर। रीजन, इनको बहुत ज्यादा फंडिंग मिल गई है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर ये ऑपरेट कर सकते हैं और ये अपने बहुत जगहों पे चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं। तो जितनी भी टू व्हीलर कंपनीज है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करेगी लोगों को ईवी रेवोल्यूशन के ऊपर अडॉप्ट होने में, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि टू व्हीलर जो है वो आपको 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए के बीच में मिल जाएगी। दूसरी साइड पे अगर गाड़ी की बात करके चले तो सबसे सस्ती गाड़ी भी आपको 7-8 लाख रुपए की मिलती है, और जो कि एक नॉर्मल पर्सन नहीं लेना चाहेगा क्योंकि उसकी रेंज अच्छी नहीं है। बहुत सारे एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इंडिया का जो एक्चुअल ईवी रेवोल्यूशन आएगा वो 2030 तक आएगा। नीति आयोग के प्रोजेक्शंस बाकी एनालिस्ट से बहुत ज्यादा है। ईवी रेवोल्यूशन के लिए इंडिया के लिए एक अच्छी चीज ये भी है कि इंडिया को लिथियम आयन डिपॉजिट मिले हैं। मतलब अगर बैटरी बनानी है तो इंडिया से ही बैटरी का मटेरियल सोर्स हो पाएगा। अभी गवर्नमेंट का फोकस क्या आ रहा है, गवर्नमेंट चाह रही है कि एक ईवी को बनाने के लिए बैटरी बनानी है, मोटर बनानी है, चेसी बनानी है। चेसी वाली तो कंपनी है इंडिया के अंदर, चेसी तो बन जाएगी। बैटरी सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली है ईवी के अंदर, तो कहीं ना कहीं बैटरियों के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रही है। तो कहीं ना कहीं अगर इंडिया को ईवी में आगे बढ़ना है तो ओईएम्स बढ़ाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को नई नई पॉलिसीज निकालनी पड़ेगी ताकि नंबर ऑफ ओईएम्स बढ़े। मतलब बहुत सारे बैटरी बनाने वाले लोग आ जाए, बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स बनाने वाले लोग आ जाए। अब आपके दिमाग में रीजन आ रहा होगा कि भाई गवर्नमेंट इतना ज्यादा पुश क्यों कर रही है ईवी के ऊपर? क्योंकि गवर्नमेंट डिपेंडेंसी तोड़ना चाहती है बाकी कंट्रीज के ऊपर। अभी के टाइम पे अगर गाड़ियों की बात करके चले तो फॉसिल फ्यूल से चलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बाहर से आ रहे हैं, इंडिया के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट को लगता है ईवी एक नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा सोलर पावर प्लांट्स लग रहे हैं, अभी इंडिया के अंदर छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी लग सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इंडिया के अंदर बनेगी, ग्रीनर बनेगी, और उसको यूटिलाइज करके पूरा इकोसिस्टम विद इन इंडिया चलेगा। अगर करंट टाइम की बात करके चले तो गवर्नमेंट एक और रास्ता ढूंढ रही है, वो है फ्लेक्सी फ्यूल इंजन, जहां पर दारू भी मिलाई जाएगी फॉसिल फ्यूल के साथ में और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो दारू जो मिलाई जा रही है वो इंडिया के अंदर बन सकती है। तो बेसिकली अगर 20% मिला रहे हैं हम, तो 20% डिपेंडेंसी कम हो जाएगी गल्फ कंट्रीज, जहां से भी हम ऑयल ले रहे हैं वहां से। और कई लोगों को लग रहा है हाइड्रोजन इज द नेक्स्ट थिंग। हाइड्रोजन इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं होगा, अभी ईवी रहेगा, उसके बाद में हाइड्रोजन स्विच होगा। इसके 2-3 रीजन है। पहली चीज, ईवी का जो इकोसिस्टम है बहुत तेजी से डेवलप हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी स्टार्टअप्स आ गई है, उनको एक चार्जिंग स्टेशन ही लगाना है, बिजली की तार तो आती है, वो लगा के चार्जिंग स्टेशन बनाए जा सकते हैं। पर अगर हाइड्रोजन की बात करके चले तो हाइड्रोजन के लिए जैसे आपके पेट्रोल पंप होते हैं वैसे ही हाइड्रोजन स्टेशंस बनाने पड़ेंगे, और सबसे पहली चीज हाइड्रोजन बनाने वाली कंपनियां चाहिए हो। और एक चीज और बता देता हूं, इंडिया के अंदर हाइड्रोजन गाड़ियां नहीं आई है, पर भारत ऑपरेट कर रही है, और वो महंगी है नॉर्मल इलेक्ट्रिक गाड़ियों से, खरीदने के अंदर भी और पर किलोमीटर रेंज के अंदर भी। तो जब तक हाइड्रोजन का पूरा इकोसिस्टम नहीं बनेगा तब तक हाइड्रोजन का अडॉप्शन नहीं आएगा इंडिया के अंदर। और जिन लोगों को नहीं पता समझा देता हूं, जैसे आपकी गाड़ियां पेट्रोल से चलती है वैसे ही आपकी गाड़ियां हाइड्रोजन से चलेगी। यहां पर पॉल्यूशन नहीं निकलेगा, यहां पर पानी निकलेगा आपकी गाड़ी के बाहर से। जैसे आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल का टैंक होता है वैसे हाइड्रोजन का टैंक होगा। अभी के टाइम पे गाड़ी के अंदर बैटरी लगी होती है, उस बैटरी से मोटर चलती है और गाड़ी चलती है। हाइड्रोजन के अंदर बैटरी भी होगी, साथ में टैंक भी होगा। तो टैंक के अंदर हाइड्रोजन भरी होगी, हाइड्रोजन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिससे आपकी गाड़ी चलेगी, और बैकअप एनर्जी बैटरी के अंदर भी स्टोर होगी, ताकि अगर आपको कभी पावर की जरूरत हो तो बैटरी से भी एडिशनल पावर को ले लिया जाए। तो कहीं ना कहीं अगर ये दोनों चीजें इकट्ठी लगेगी तो गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं स्पेस की कमी होने वाली। हाइड्रोजन के पास में 2 एडवांटेज भी है बहुत बड़ी। पहली चीज तो इंस्टेंट भरो और इंस्टेंट निकल जाओ। जैसे आप पेट्रोल भरवाते हो वैसे ही हाइड्रोजन भरवाओगे, 2 मिनट के अंदर आपकी इंस्टेंट रिफिलिंग हो जाएगी। जहां पर आज अगर आपको ईवी गाड़ी चार्ज करनी है
तो आधे घंटे तक तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप ये चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन के बीच का। तो यही है अभी तक की ईवी की स्टेज, कहां तक ईवी इंडिया के अंदर पहुंची है, कितना पेनिट्रेशन पहुंचा है। बहुत सारी स्टार्टअप्स आ गई है इंडिया के अंदर जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन में हेल्प कर रही है, मतलब इकोसिस्टम डेवलप कर रही है, चार्जिंग स्टेशन डेवलप कर रही है। और अगर मैं अपना ओपिनियन और एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे भी ईवी ली जा सकती है। अगर आप विद इन अ सिटी ड्राइव करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईवी चलाने में जो पावर मिलती है वो एक एडिक्शन है। अगर आपने एक बार ईवी गाड़ी चला ली, एक तो पहले साउंड नहीं आ रही है, दूसरी जो पावर मिल रही है वो बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाली है। उसके बाद में आपसे दूसरी गाड़ियां नहीं चलेगी, आपको वो सारी की सारी ऐसे लगेगी कितनी पुरानी गाड़ी चला रहा हूं। तो चलिए, बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और शेयर करो लोगों तक ये वीडियो ताकि उनको भी पता लगे ईवी किस तरीके से इंडिया में ग्रो कर रही है। एक हमने इंटरव्यू किया था स्टैटिक के फाउंडर्स के साथ में, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उसको भी देखना, थोड़ा आपको और आइडिया मिलेगा ईवी के बारे में, चार्जिंग सॉकेट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में।